नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिलीप झा। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से हम सब परिचित हैं। इसका तात्पर्य होता है सोचने और समझने की शक्ति। लेकिन आजकल अक्सर हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अनुसंधान और विकास के हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, व्यापार का हो, शिक्षा का हो, कानून का हो, सेवा का क्षेत्र हो या निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कितने तरह का होता है, इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है, इन सब के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के कंप्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मौसम। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं भारत सरकार के आयकर विभाग में कमिश्नर संजीव सिंह। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर मौसम, आप एक कंप्यूटर विज्ञानी हैं और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ होता है, चाहे रोबोटिक्स हो या मैकेनिक्स की बात हो। तो आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कितनी तरह का होता है और इसका जो है कार्य कैसे किया जाता है? मैं काफ़ी समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे हम बोलते हैं, तो उसके मायने साधारणतया ये है कि एक मशीन को बुद्धिमान बनाना। तो हमने सारी की सारी बात इस पे डाल दी कि बुद्धिमत्ता अपने आप में क्या है। क्योंकि जैसे बच्चों को हम बुद्धिमानी देखना चाहते हैं तो उनको आईक्यू टेस्ट दे देते हैं, उनको परीक्षा दे देते हैं, लेकिन हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो हम आईक्यू टेस्ट की बात नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति बुद्धिमान है कि नहीं है। यानी कि एक बुद्धिमान डॉक्टर कौन होगा कि आपकी बीमारी और डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रही है, उसने समझ ली, उस डॉक्टर को हम बुद्धिमान कहेंगे। या एक शिक्षक बुद्धिमान कब होगा कि वो शिक्षक बहुत बच्चों को पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है और उन्होंने देखा कि इस बच्चे को ये समस्या है, उस बच्चे को वो समस्या है और सही समय पर उस समस्या का निदान किया, उस समस्या को ठीक किया। तो इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धिमानी हम उस चीज़ को बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर कार्य में, उस कार्य में जिसमें वो व्यक्ति लगा हुआ है, उस कार्य को बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली कर सके। और इसी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा निकल के आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिप्रेक्ष्य में मस्तिष्क की तरह एक मशीन है कि अगर वो मशीन का काम है बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को देखना कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, तो उसका मस्तिष्क, उस मशीन का मस्तिष्क क्या करेगा, ये देखेगा कि बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा है जो कि एक डॉक्टरों के साथ काम कर रहा है, तो एक मरीज़ आया, मरीज़ ने अपने बताई कि उनको क्या कठिनाइयाँ हैं और वो कठिनाइयाँ उस मशीन के पास भी गई, उस डॉक्टर के पास भी गई और उस मशीन ने बताया कि शायद ये रोग होगा और उसने उस डॉक्टर की मदद की। तो एक बुद्धिमान मशीन वह है जो कि उस मशीन के कार्य में बेहतरी करने में सफलता प्राप्त करती है। हमारा देश बदल रहा है और हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहा है। आजकल सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके डिजी लॉक की बात हो रही है, उस MyGov को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, भारत नेट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन सारी सेवा क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, जिसके लिए जो है इस तरह की ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है, उसमें संजीव सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेवा क्षेत्र में किस तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है और लोग इसको कैसे जानकारी लेके और लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और इस बारे में अगर आपको मैं पिछले 10 साल की बात बताऊँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई गवर्नेंस में हमने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई करदाता को अपना रिटर्न फाइल करना हो तो उसको लाइन में नहीं लगना पड़ता है और वो ऑनलाइन अपने रिटर्न फाइल कर सकता है। वैसे ही जब उसको टैक्स पे करना है तो वो ऑनलाइन टैक्स पे कर सकता है। ये सब पिछले 10-12 सालों में और स्पेशली पिछले 4-5 सालों में एक लेवल का ई गवर्नेंस अचीव कर लिया है। लेकिन अगर आप करदाता को देखें तो करदाता एक तरफ एक छोटा करदाता है जिसको केवल वेतन मिलता है और एक तरफ एक बड़ा करदाता है जो व्यापार करता है और उसको काफ़ी बड़ी इनकम आती है। दोनों की जो ज़रूरत है,
जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो एकदम अलग है। तो जब हम ई गवर्नेंस कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम किसी भी करदाता को या टैक्स पेयर को हम एक कस्टमाइज्ड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी करदाता को कोई सवाल है, क्योंकि इनकम टैक्स एक बहुत आसान नहीं है लोगों को समझना, इसके लॉ थोड़े पेचीदे हैं। तो इतने बड़े लॉ में से अगर मुझे एक छोटी सी चीज़ जाननी है, तो एक तरीका है कि हम कॉल सेंटर को फ़ोन करते हैं और कॉल सेंटर उससे बात करता है। बट हमेशा ये इसका पूरा जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने जो इस्तेमाल किया है, एक चैटबॉट करके एक तरीका है। चैटबॉट में जो भी करदाता, कोई भी आदमी अपने क्वेश्चन को, सवाल को लिख लेता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में से उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को ऑटोमेटिकली उस करदाता को सवाल का जवाब मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना ज़्यादा वो उसको इस्तेमाल करेगा, उतना ज़्यादा सही आंसर हम उसको दे पाएंगे। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं कि जब हमारे पास उतने लोग नहीं हैं जो आपकी सारी बातों को समझें और उसको एक जवाब दें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस गैप को बहुत अच्छे ढंग से पूरा करता है। और इसका दूसरा पहलू भी होता है, अगर हमको किसी को रीच आउट करना है या किसी टैक्स पेयर को हमें पहुंचना है, तो हम ईमेल करें कि मोबाइल एसएमएस करें, कौन से एसएमएस मोबाइल पे एसएमएस करें, कौन सी ईमेल पे करें, ये जो पूरा डिसीजन है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिटरमिन हो जाता है। तो हम उसी मोबाइल पे हम मैसेज करते हैं जो हमको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल के हिसाब से पता चलता है कि ये मोबाइल आपके पास ही है। तो ये सब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी सर्विस जो है करदाता को ठीक ढंग से मिल पाए। इसके अलावा संजीव सिंह जी, मुझे लगता है कि एक और सुविधा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है, जैसा हम लोग अनुभव करते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन जो है सारे फॉर्म के उपलब्ध करा रखे हैं। बस उसको डाउनलोड करना है, भरना है और अपलोड कर देना है। क्योंकि पहले लोग जाते थे, किसी टैक्स एक्सपर्ट से बात करते थे और वो जो है सो फिर उसको एक फ़ी दिया जाता था। अब चूँकि ऑनलाइन ये सारी सुविधाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उपलब्ध करा रखी है, तो लोगों को बहुत बहुत सुविधाएं भी मिल रही है। इस बारे में हम और बातचीत करेंगे, आगे जारी रखेंगे। पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके उपयोग को लेकर के। डॉक्टर मौसम, आप एक कंप्यूटर विज्ञानी हैं और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। कई बार हम बात सुनते हैं कि ये वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट मशीन की। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, वो किस तरह के हो रहे हैं कि वो और बढ़े और लोगों को और सुविधा मिले? जी दिलीप जी, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन का दिमाग है। वो मशीन जो कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको और अच्छा करने के लिए काम कर रहा है। अब आप किसी भी जगह में उस मशीन को रख दीजिए, मतलब एक मशीन नहीं होगी, मशीनें अलग अलग होंगी, बट अलग अलग जगहों में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में हम रख सकते हैं। जैसे हम कृषि में देख लें, असमय बारिश हो जाती है, कभी ज़्यादा धूप आ जाती है, कभी अलग तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उन सब की वजह से फसलों को नुकसान हो जाता है। क्या हम ऐसी एक मशीन बना सकते हैं जो कि वातावरण को लेकर, रेन एक्सपेक्टेड है, कितनी अनुमान किया जा रहा है, कितनी बारिश होगी, किस तरह का मौसम का अनुमान किया जा रहा है, कब कीटाणु दिखने शुरू हो गए हैं, एक ऐसा कैमरा हो जो कि कीटाणुओं को पहचानना शुरू कर दे, कई वो पत्तियों को देखना शुरू कर दे, कैसे फसलें बढ़ रही हैं उसके बारे में देखना शुरू कर दे, और उसको देख के किसानों को बताए कि अब आप यहाँ पे पानी डालिए,
अब आप यहाँ पे फर्टिलाइज़र डालिए, अब ये वाला फर्टिलाइज़र डालिए, अब ये वाली दवा डालिए। क्यों? इसको हम बोलते हैं प्रेसिजन एग्रीकल्चर। प्रेसिजन एग्रीकल्चर मतलब जो जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम डालें, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत सारी खाद डाल देंगे तो सारे कीटाणु मर जाएंगे, लेकिन फिर वो सब्जी में भी वो केमिकल्स चले जाएंगे। तो हमें वो एक बैलेंस रखना है। तो वो किसान अपने आप नहीं कर सकते, ना उनको इतनी जानकारी होती है ना इतना, लेकिन अगर एक मशीन ऐसी बन जाए जो इतने सारे डेटा के आधार पर ये चीज़ सीख ले तो कृषि को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से इसी का पर्यायी कॉन्सेप्ट है हेल्थ में, प्रेसिजन हेल्थ केयर, कि हमारी अपनी जीन थोड़ी अलग हैं जो हमारे माता पिता से हमारे पास आई, इसी की वजह से हमारी बीमारियां थोड़ी सी अलग हैं आपकी। कोई एक दवा मुझ पे काम कर जाएगी पर आप पे शायद ना करे, उल्टा भी हो सकता है। हमें क्या बीमारियां हैं वो भी एक डॉक्टर जो है एक मोटे मोटे ज्ञान के आधार पे बताता है हमको। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जीन के हिसाब से हमारे सीक्वेंस जो डीएनए सीक्वेंस है उसके आधार पर हम जब भी हमें बीमारी हो तो मशीन अपने आप हमें बता सके कि इस बीमारी के लिए ये वाली दवा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि आपका जो डीएनए सीक्वेंस है वो इन लोगों के डीएनए सीक्वेंस से मिलता है और वो डीएनए सीक्वेंस जो है उन पे ये दवा बेहतर रही थी। किसी भी क्षेत्र में हम सोच लें तो कहने का अर्थ ये है कि जिस भी क्षेत्र में आप सोचेंगे मशीन तो आ गई है किसी न किसी रूप में। उस मशीन की गुणवत्ता को, उस मशीन की क्षमता को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए उस मशीन में हमें दिमाग डालना पड़ेगा और वो दिमाग एआई होगा। और इसमें जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्काई इज द लिमिट, कि आप जितना सोचेंगे उतनी संभावनाएं दिखती जाएंगी, क्योंकि मशीन बहुत सारा डेटा एक साथ एनालाइज कर सकती है। इंसान एक एक करके करेंगे, मशीन बहुत जल्दी उस डेटा को एनालाइज करके उससे आपको ज्ञान दे सकती है, लेकिन मशीन के पास वो जानकारी नहीं है जो हमारा आपके पास है कि दुनिया कैसे काम करती है, ये टेबल है, ये जैकेट है। तो मशीन छू नहीं सकती, मशीन देख सकती है, सुन सकती है, बस इतना कर सकती है। तो उसके आधार पर मशीन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी कर सकती है, इंसान कुछ चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं, और उनके सब जुड़ाव से जब चीज़ें बन के निकल के आएंगी तो हमारी पूरी कार्य प्रणाली जो है वो उसकी क्षमता और उसका एफिशिएंसी जो है बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी जो इसका काफ़ी उपयोग हो रहा है। आप पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेजों के फॉर्म भरे जाते हैं, इनकम टैक्स जैसे कि बताया गया कि ऑनलाइन भरे जाते हैं। हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी साबित हो रहा है। संजीव सिंह जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि कई बार लोग ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ऑनलाइन सुविधा नहीं है, और कई बार उनको कोई क्वेरी होती है, उसका उनको फेस टू फेस जाके उनको उसको सोल्व करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से उपयोगी हो सकता है? जहाँ तक एक क्वेरी की बात हम करें तो अगर क्वेरी टैक्स पेयर की है तो हम चैटबॉट से उसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वही सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है कि हमें कुछ पूछना है, छोटी सी चीज़ पूछनी है और उसका एक आंसर लेना है और जवाब लेने के बाद एक डिसाइड करना है एक आदमी को कि ये जवाब सही है कि नहीं, तो ये काम सरकार में हर जगह होता है जहाँ पर आप किसी चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो इस काम के लिए, और इसमें भी काम कभी कभी बड़ा सिंपल होता है जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन को जस्ट देखना पड़ता है, या कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो तरह से, पहला कि जो सिंपल रिस्पॉन्स होते हैं अगर वो हम किसी तरह ऑनलाइन माध्यम से उसको कैप्चर कर लें और एक सिंपल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से उसको हम डिसाइड करके प्रोसेस कर लें कि ये जो बोल रहे हैं ये मोरलेस ठीक है, और ये इसका अगर हम एक एआई से यूज़ करके इसको करते हैं तो आदमी को एक सिंपल आंसर देने के लिए किसी भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो चीज़ जो डिसाइड होगा वो परफेक्ट नहीं होगा लेकिन वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक होगा। अगर हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप हज़ारों लोग नहीं लाखों लोगों को एक बहुत ही रियल टाइम में एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं जो ह्यूमनली बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉसिबल नहीं है। जस्ट अगर आपको मैं आज सुबह का न्यूज़पेपर में देख रहा था कि ट्रैफिक कैमरास लगे हुए हैं और लोगों को फाइन हो रहे हैं
ऑन एन एवरेज हर दिन 1500 फ़ाइन है। एक तरीका है कि एक कंट्रोल रूम में आदमी बैठा रहे और देखता रहे कौन लेन का वायलेशन कर रहा है और उसको एक फ़ाइन दे। अगर हम उसी वीडियो स्ट्रीम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑटोमेटिक डिटेक्शन लगा दें तो एकदम हर केस में जहां वो वायलेट हुआ तो वीडियो सिग्नल की एनालिटिकल एनालिसिस करने के बाद उस केस में ऑटोमेटिक फ़ाइन जनरेट हो जाएगा, जो कि आदमी हो या ना हो, बट हम ये एक तरह से एश्योरेंस दे पाएंगे पूरे देश में या जगह पे कि अगर आपने ये वायलेशन किया है तो वो आराम से डिटेक्ट हो रहा है और उसके पीछे एक्शन हो रहा। तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारा इसको अगर हम यूज़ करें तो पूरा देश और जो शहर है वो एक प्रॉपर ऑर्डर पे चले। तो मतलब सर्विस की भी एक बात है और हमारे जो लॉज हैं उसको कंप्लाई करने की बात है। दोनों जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। संजीव जी ने बहुत अच्छी बात बताई। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान होना शुरू हो गया है। ये सिर्फ बाहर के देशों की बात नहीं है, हमारे देश में भी है। तो आज से 4-5 साल पहले सूरत में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जिसमें अलग अलग जगह CCTV कैमरा लगाए गए और उनके पास एक डेटाबेस था कि जाने पहचाने गुंडे और क्रिमिनल्स कैसे दिखते हैं। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता था कि जहाँ पे वो CCTV में वो फीड आती रहती थी और वो मैच करता रहता था। और जब कभी भी उनको लगा कि कुछ 2-3 इस तरह के लोग एक जगह हैं तो वो मैसेज पुलिस के पास चला जाता था और पुलिस वहाँ पे जल्दी पहुँच जाती थी, क्राइम होने से पहले पहुँच जाती थी। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा होगा तो फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम क्राइम को पहले होने से पहले ही रोक सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। खास करके यातायात में जो है ट्रैफिक उल्लंघन एक बड़ी समस्या है और दुर्घटनाओं की बड़ी वजह भी है, तो जिसमें AI का उपयोग आप बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अपराधों की रोकथाम भी ज़रूरी है। रोकथाम करना पुलिस के अधिकार में क्षेत्र में आता है और वो अगर AI सिस्टम का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि अपराधियों को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। हम आगे ये चर्चा जारी रखेंगे, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की कि किस तरह यातायात को नियंत्रित करने के लिए और अपराधों की रोकथाम के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एक चीज़ बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है चैलेंजेज क्या हो रहे हैं और इथिक्स की भी बात हो रही है, तो ये क्या है, ये चुनौतियाँ किस तरह की है? पिछले 3-4-5 साल में एक बहुत बड़ा, जिसे मैं कहूँगा रेवोल्यूशन सा हो रहा है कि बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं जो हम पहले कर ही नहीं पा रहे थे। जैसे पहले हम कुछ बोलते थे, मशीन को समझाने की कोशिश करते थे, मशीन को समझ में नहीं आता था क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी। 70% पे वो एरर मतलब एक्यूरेसी अटकी हुई थी सालों सालों, और पिछले 3 साल में अचानक से वो 95% पे चली गई है। इसी तरह से एक फ़ोटो को देखने की क्षमता, एक फ़ोटो में किसकी तस्वीर है ये देखने की क्षमता, इस तरह की बहुत सारी क्षमताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 50-60 साल से बनाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 4-5 साल में वो बहुत तेज़ी से बनी है कि अभी हमें लगना शुरू हुआ है कि शायद AI संभव हो और शायद ये इतनी सारे कार्य क्षेत्रों में अपना प्रयोग, उसका फ़ायदा हम ले पाएँ। लेकिन अभी भी शोध समाप्त नहीं हुआ है, AI बन नहीं गया है। मैं ये मानता हूँ कि अभी 10-20 साल आराम से लगेंगे जब हम सच में इस जगह पहुँच पाएंगे कि बहुत जगहों पे हम इसका सफल प्रयोग अच्छे उच्च कोटि का देख पाएँ। और उसके कारण ये है कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, अभी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका हमें उत्तर ढूंढना है। वो चैलेंजेस क्या हैं? जैसे एक चैलेंज है फेयरनेस, निष्पक्षता। अब एक ऐसा AI सिस्टम बना जिसने ये देखना शुरू कर दिया कि आपने आज एक गलती की है, आपको इसकी सज़ा मिल रही है, कि आप दोबारा ऐसी गलती करेंगे या नहीं करेंगे।
उसने आपकी तस्वीर देखी, कुछ आपका रिकॉर्ड देखा, उसके हिसाब से एआई ने बोला कि शायद आप दोबारा ये गलती करेंगे या शायद आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। फिर ये पाया गया, ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ, फिर ये पाया गया कि वो एआई सिस्टम कई सारे ऐसे सफ़ेद लोगों को बोलता था कि आप गलती नहीं करेंगे और वो दोबारा कुछ क्राइम करते थे, और कई सारे ऐसे काले लोगों को, अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक लोगों को बोलता था कि ये दोबारा गलती करेंगे, जबकि वो दोबारा गलती नहीं करते थे। मतलब कहने का ये है कि उसमें एक जातिवाद था उस एआई सिस्टम में। और वह जातिवाद क्यों था? क्योंकि वो हमने ही तो वो डेटा बनाया है जिसके हिसाब से वो एआई सिस्टम ट्रेन हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि एआई सिस्टम कहीं भगवान ने हमें दे दिया, तो इंसानों ने बनाया है। इंसानों की अपनी बायसेस होती हैं, इंसानों के अपने पक्षपात होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं कि भेदभाव होते हैं, और वो भेदभाव धीरे धीरे एआई सिस्टम में भी आने लगे। तो हमने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये एआई तो रेसिस्ट है। तो ये तो एक परेशानी है कि हम एआई सिस्टम को, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, जो हमारी नैतिक बिलीफ्स हैं, वो हम एआई सिस्टम को कैसे दे सकते हैं? वो अभी चुनौती सॉल्व नहीं हुई है, उसके अभी प्रश्न बचे हुए हैं। तो अगर एआई सिस्टम ने कुछ गलती की तो वो गलतियां जो हैं वो क्यों हुई, और आगे ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए हमें एआई सिस्टम को कैसे दोबारा ट्रेन करना है, ये चुनौती भी अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। उसकी जिम्मेदारी कैसे बढ़ाएं कि वो इस तरह की गलतियां ना करे, ये चुनौती भी अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। एक और इशू जो मुझे लगता है जो हमारा एक चैलेंज रहेगा वो होगा प्राइवेसी का। पिछले 4-5 सालों में जितना इंटरनेट, मोबाइल और बाकी सब डेटा का यूज़ हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर डेटा जाता है एक जगह और वहाँ से इंटेलिजेंस निकलती है तो प्राइवेसी का इशू होगा। तो धीरे धीरे हमको ऐसा मूव करना पड़ेगा कि डेटा वहीं रहे, एनालिसिस हमारी जगह पर हो और उसका रिजल्ट बाहर जाए। तो आई थिंक ये सारे चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस के साथ डेटा बड़ा क्लियरली मिक्स्ड है। तो ये सब चीज़ हमको लगता है कि अगले कुछ सालों में ये चीज़ और बेहतर होगी और ये सब चैलेंजेस कम होंगे। ये आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया है। खास करके जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हैं वो डाटा से ही जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। साइबर अटैक का भी खतरा होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है, इंटेलिजेंस सिस्टम, वो हैक भी हो सकता है, गलत कमांड भी दी जा सकती है। दिनों दिन अनुसंधान और विकास के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी बढ़ रहा है और उसकी क्षमता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने कार्य और अपनी उम्मीदों के अनुसार इस पर रिसर्च कर रहा है और उनकी क्षमता को बढ़ा रहा है। आपने एथिक्स की बात की। आजकल बात होती है कि क्या जो थिंकिंग आर्टिफिशियल सिस्टम की वो उसमें इमोशन हो, वो डिसाइड कर सके, वो और इस तरह की कुछ परिकल्पनाएं भी हो गई है, फिल्में भी हो गई है, जिसके अपने खतरे हैं कि अगर उनमें सोचने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है तो कहीं वो मानव के सोचने की शक्ति में और उनके कमांड को इंटरफेयर न करे। संजीव सिंह जी, डॉक्टर मौसम, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में, सेवा क्षेत्रों में इसके उपयोग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव और जिज्ञासा हमें नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। शुभकामनाएं। नमस्कार।